Good morning, students. Today we are starting a new chapter, that is foreign exchange rate. A very good topic and a very important topic for all of you. So let's begin the topic. सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट. आपको पता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग करेंसीज चल रही है. इंडिया में रुपीज़ है, अमेरिका में डॉलर्स है, यूरोपियन यूनियन में यूरो फॉलो किया जा रहा है, जापान में येन है. तो ऑब्वियस है. और इसके अलावा आप फॉरेन ट्रेड वगैरह भी पढ़ चुके हो. इसके अलावा अभी आपने बीओपी चैप्टर भी डिस्कस किया है, तो आपने आराम से डिस्कस किया हुआ है कि कंट्रीज़ के बीच में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स चलते हैं, FIIs FDIs चल रहे हैं. कभी हम परचेज़ कर रहे हैं, कभी हम सेल्स कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के तौर पे. इसके अलावा कभी हम लोन दे रहे हैं तो कभी हमें लोन लेना भी पड़ रहा है. ग्रांट्स हमें मिल भी रही है तो ग्रांट्स हम दे भी रहे हैं. रेमिटेंसेस हम रिसीव भी करते हैं तो रेमिटेंसेस हम फॉरेन कंट्रीज़ को भेजते भी हैं. तो इस दौरान जैसा कि आपको पता है कि सारी कंट्रीज़ में सेम करेंसी नहीं चल रही है. इंडिया में रुपी है, अमेरिका में US डॉलर्स हैं, जापान में येन है, रूस में रूबल है. तो ऑब्वियस है कि सेम करेंसी में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पहली शर्त ही ये थी, या उसको इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट नहीं होता है, उसमें एक फॉरेन करेंसी में या इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट होता है. तो उसी को बेस करके ये चैप्टर किया गया है. सो लेट्स हिट. सबसे पहले डिफाइन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट में बेटा हम फॉरेक्स भी बोल सकते हैं. फॉरेन एक्सचेंज को हम फॉरेक्स भी बोल सकते हैं. सबसे पहली बात तो इसको फॉरेक्स रेट भी कहा जा सकता है. तो देखिएगा, आपकी एक करेंसी है, दूसरी कंट्री की एक करेंसी है, आपस में ये जिस रेट पे कन्वर्ट होते हैं या जो इनके बीच का रिलेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. अभी जिस समय मैं आपको अभी ये चैप्टर कंटिन्यू करवा रहा हूँ, आज है 29 सितंबर. अब अभी थोड़ी देर पहले 10:53 AM पे मैंने चैप्टर के शुरुआत में देखा तो US डॉलर्स 73.82 रुपीज़ के बराबर है. यानी अगर आपकी जेब में US डॉलर 1 है, एक US डॉलर है, तो इंडियन करेंसी में आपके पास 73.82 रुपीज़ है या अराउंड 74 रुपीज़ है. इसको हम यूँ भी मान सकते हैं कि मान लीजिए आप कहो, इसको हम राउंड ऑफ करके 74 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए. मान लो आप कहो कि सर मेरे पास 740 रुपीज़ हैं, तो मेरे पास कितने डॉलर्स, या उसको डॉलर में कन्वर्ट करो तो कितना होता है. $1 का मतलब अप्रॉक्स 74 आ रहा था, तो 740 का मतलब हो गया अराउंड आपके पास बेटा $10 हैं. US डॉलर्स 10 हैं. ऐसे ही आप पूछो कि सर अगर मेरे को $200 चाहिए, अगर मुझे $200 अरेंज करने हैं तो इंडियन करेंसी में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, या एक्सचेंज करते समय कितना इंडियन करेंसी पे करना पड़ेगा. तो सीधी बात है 200 × 74 14,800 रुपीज़ इंडियन करेंसी में पे करने पड़ेंगे. उसके बदले आपको $200 इस रेट पे मिल जाएंगे. अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद जब मैं चैप्टर को आगे बढ़ाऊँगा तो फिर एक बार मैं वापस से एक्सचेंज रेट को चेक करके बताऊँगा, तो उस समय तक एक्सचेंज रेट चेंज हो चुकी होगी. क्यों ऐसा होता है वो मैं अभी आपको जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे बताता चलूँगा. तो अब इस चैप्टर में देखिएगा, 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं. इट इज़ द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी. डोमेस्टिक करेंसी हमारे लिए, हम इंडिया में बैठे हैं तो हमारे लिए रुपीज़ हैं, और हमारे लिए फॉरेन करेंसी दुनिया की बाकी जितनी भी करेंसीज़ है, US डॉलर्स, येन, पाउंड, यूरोज़, रूबल, दिरहम, ये रियाद, ये सारी जितनी भी करेंसीज़ है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसीज़ हो जाएगी. ओके. अब एक्सचेंज रेट के 2 मेजर सिस्टम होते हैं बेटा. एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सेट करने का काम होता है गवर्नमेंट का, जिसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे चैप्टर में ही. दूसरी होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो कि बेस होती है सप्लाई और डिमांड पे. इसको हम चाहें तो फ्री एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं. फिर से बता देता हूँ, 2 सिस्टम है. पहला है फ्लेक्सिबल, दूसरा है फिक्स्ड. फिक्स्ड जो होता है दैट इज़ सेट बाय गवर्नमेंट, जिसके बारे में चैप्टर में आगे बढ़ के पढ़ेंगे हम. दूसरा होता है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल वो एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें सप्लाई और डिमांड के ऊपर एक्सचेंज रेट सेट होती हैं. इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. ये मार्केट में अपने लेवल पे खुद सेट आउट होती है सप्लाई और डिमांड से. इसी का एक दूसरा नाम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी है. और अभी अपनी पूरी दुनिया में जो एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही है. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, एक्सचेंज रेट बदलती रहती है. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया है, अभी जब मैंने चैप्टर शुरू किया था 10:53 अराउंड AM पे मैंने टाइमिंग पे चेकआउट किया था, तो $1 का मतलब 73.82 आ रहा था.
मैं अभी थोड़ी देर बाद 15 मिनट्स बाद या 20 मिनट्स बाद जब भी वापस एक बार एंट्री करूंगा तो उस समय टाइम पीरियड नोट आउट कर दूंगा आपके लिए, तो आप देखेंगे उस समय तक वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा, और इसका मतलब है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सेट आउट किया जा रहा है। ओके, अब देखिएगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है? सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी भी है बेटा। तो देखिएगा, हम इंडिया में है तो हमारे पास रुपीस की कोई कमी नहीं बेटा, रुपीस तो हम कहीं से भी अरेंज कर लेंगे, खुद के पास भी हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है। सेम वे पापा से ले लेंगे, मम्मी से ले लेंगे, फ्रेंड से ले लेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे। लेकिन बाय चांस अगर मुझे डॉलर्स या किसी फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है तो वो कहाँ से अरेंज करनी पड़ेगी, वही सब इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो दो बातें हैं बेटा, मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम डिपेंड किसके ऊपर करती है? सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। तो हम दो बातें पढ़ेंगे, एक तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों की जाती है और सप्लाई कैसे होती है। तो देखिएगा, यहाँ मैंने दोनों के सोर्सेज लिखे हैं, और एक तरफ मैंने पूरी डिटेल में लिखा है तो दूसरी तरफ इसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो देखिएगा, जब हम इंपोर्ट्स करेंगे, जब हम फॉरेन कंट्री से कोई मटेरियल मंगाएंगे या परचेज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो पेमेंट किस में करना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा। तो उस समय हमें करनी पड़ेगी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमारे यहाँ वो करेंसी नहीं है। हमारे पास कौन सा करेंसी है? हमारे पास रुपीस है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है बेटा, या यूरोज नहीं है, तो हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट के थ्रू हमें फॉरेन करेंसी मिलेगा। एक्सपोर्ट के थ्रू जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया, तो अमेरिका वाले पर्सन के पास रुपीस थोड़ी है, हम उसको नहीं कह सकते कि आप रुपीस में पेमेंट करो, तो हमें उधर से डॉलर्स में पेमेंट मिलेगा, और डॉलर्स में पेमेंट मिल रहा है यानी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो अपने साथ फॉरेन करेंसी लाएगी और उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, वो इंडियन रुपी में नहीं करेगी। वो फॉरेन करेंसी आरबीआई को हैंड ओवर कर देगी, और आरबीआई फिर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके फिर उनको आगे इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करेगा। तो देखिएगा, जब फॉरेन कंट्री से या कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो हमारे यहाँ सप्लाई होती है। एंड सेम वे व्हेन इंडियन कंपनी invest in foreign, when Indian company invest in foreign या Indian industrialist invest in foreign, तो उसको डिमांड करनी पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज की या फॉरेन करेंसी। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, फॉरेन एक्सचेंज बोलो, फॉरेक्स बोलो, फॉरेन करेंसी बोलो, एक ही बात होती है। तीसरा, अगर हम डायरेक्ट परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या? मान लीजिए एक यूएस सिटीजन है या यूएस रेजिडेंट है, उसने फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज कर लिया। यूएस रेजिडेंट बाइज फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो देखिएगा, यूएस रेजिडेंट के पास क्या होगा? डॉलर्स होंगे, वो डॉलर्स में पेमेंट करेगा फ्लिपकार्ट को, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेम वे अगर हम डायरेक्ट परचेज करेंगे, डायरेक्ट परचेज बाय इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें डिमांड करनी पड़ेगी यूएस डॉलर्स की या अदर किसी करेंसी के। कई बार होता है हम बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कभी कभी पेमेंट वो रुपीज़ में एक्सेप्ट ना करके यूएस डॉलर्स वगैरह में करता है, तो उस समय हमारे को यूएस डॉलर्स या उस फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी। यानी जब हम बाइंग कर रहे हैं, इंडियंस बाइंग कर रहे हैं किसी फॉरेन साइट से या फॉरेन सेंटर से, तो हमें डिमांड करनी पड़ेगी। और अगर फॉरेन से कोई पर्सन इंडियन करेंसी या इंडियन प्रोडक्ट को मार्केट में खरीद रहा है, तो उस समय उसको वो सप्लाई करेगा फॉरेन एक्सचेंज की या डॉलर्स की। ओके, नेक्स्ट इज loan from rest of the world. When we are getting a loan, India is getting a loan from America or Britain or Japan. When India will get a loan from rest of the world, there will be supply of foreign exchange, क्योंकि उनके पास रुपीज़ नहीं है बेटा, वो हमें फॉरेन करेंसी में जो क्या कहते हैं हम लोन देंगे। सेम वे when India gives loan to the rest of the world, जब इंडिया किसी कंट्री को लोन देगा तो हमारे यहाँ से डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, और जब इंडिया को लोन मिलेगा तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए बेटा, कंट्रीज जब एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करती हैं
तो हमेशा ध्यान रखिएगा फॉरेन करेंसी में पेमेंट होता है। दूसरी बात, हम बार बार कह रहे हैं कि जब इंडिया से ट्रांजैक्शन होगा तो इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज ही मिलेगा, रुपीज़ नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन रुपीज़ जो है ना बेटा, वो दुनिया की बहुत वीक करेंसी है। दुनिया की अगर स्ट्रॉन्ग करेंसीज का नाम मैं काउंट करूँ तो US डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोस, येन, ये स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं। तो आप शर्त नहीं रख सकते कि मैं इंडियन हूँ तो मुझे इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करो। आपको उस करेंसी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो वो नेक्स्ट पर्सन कर रहा है, क्योंकि आपकी करेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हम इंडिया में तो हमारे साथ दिक्कत यही है कि हम नेक्स्ट पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें रुपीज़ में पेमेंट करे या हमारे रुपीज़ को एक्सेप्ट कर ले पेमेंट के तौर पर। हमें उनकी फॉरेन करेंसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनकी फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ग्रांट्स एंड डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारी कंट्री में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ग्रांट्स या डोनेशन आते हैं तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड सेम वे व्हेन वी गिव ग्रांट्स एंड डोनेशन गिवन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन वी विल आस्क फॉर अ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम रिसिप्ट। इंडियन पर्सन है, उसको फॉरेन की किसी कंपनी से या फॉरेन में कोई उसने सर्विस प्रोवाइड कराई दी या कोई किसी तरीके का फैक्टर इनपुट जनरेट करवाया था और उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसिप्ट होने वाला है। सो दैट विल बी अगेन इन US डॉलर्स या अदर कोई करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और सेम वे जब इंडियन कंपनीज किसी फॉरेन पर्सन को उसकी फैक्टर पेमेंट्स करती हैं तो उस समय डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। एक लास्ट चीज़, रेमिटेंसेस बाय नॉन रेजिडेंट। सोचिए कुछ सालों बाद बाय चांस आप सेटल हो जाते हैं अमेरिका में, यूरोप में या कहीं और, क्या अपने पेरेंट्स को हेल्प आउट नहीं करोगे, उनको पैसे नहीं भेजोगे? तो अब जब आप उधर से पैसे भेजोगे तो आपके पास रुपीज़ थोड़ी बेटा, आपके पास तो डॉलर्स होंगे या पाउंड्स होंगे, तो आप उधर से डॉलर्स या पाउंड्स में पेमेंट भेजोगे, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एंड सेम वे इधर वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होके फिर आपके पेरेंट्स को मिलेगा। सेम वे अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी तरीका का पेमेंट भेज रहे हैं तो रुपीज़ को कन्वर्ट कराया जाएगा डॉलर्स में या अदर फॉरेन करेंसी में और उसके बाद आपको रिसिप्ट होगा। मतलब बात घूम के आ रही है, रुपीज़ इज़ ए वीक करेंसी, इसीलिए उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पर आ रही है स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग क्या होता है? तो एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ आई है रिसेंट मार्केट में। जैसे आप जानते हो कि शेयर्स में लोग किस्मत आजमाते हैं, कमोडिटीज़ में किस्मत आजमाते हैं, तो वैसे ही फॉरेन करेंसीज़ का भी एक अच्छा खासा मार्केट बना हुआ है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो जस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। जैसे शेयर्स में ट्रेडिंग की जाती है, जैसे कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग की जाती है, वैसे ही फॉरेन करेंसीज़ में भी ट्रेडिंग की जाती है। तो अगर फॉरेन करेंसीज़ में आप ट्रेडिंग करके कुछ पैसा वैसा कमाना चाहते हो तो उसको स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं और ये डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनता है। ओके, अब देखिएगा एक्सचेंज रेट को मैंने कहा दो पार्ट्स थे, एक फ्लेक्सिबल एक फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम फ्री एक्सचेंज रेट भी है, जो कि मार्केट में सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी के इंटरसेक्शन पे या क्रॉसिंग पे डिपेंड करती है या सेट आउट होती है। अब वही चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बेटा पॉइंट ये है कि ये टॉपिक इस बार कोविड-19 की वजह से जो CBSE ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें ये टॉपिक हटा दिया है। तो मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता के जा रहा हूँ क्योंकि अभी चैप्टर में आगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं पूरी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, केवल शॉर्ट में जितना आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिएगा, एक मैं आपको बात बता दूँ, एक्सचेंज रेट जो होती है बेटा वो होती है प्राइस ऑफ करेंसी। एक्सचेंज रेट जो होती है वो होती है प्राइस ऑफ करेंसी, कोई भी करेंसी। नंबर 2, आप जानते हैं प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन होता है वो चलता है इनवर्स, जबकि प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशन चलता है वो चलता है पॉजिटिव, यानी सेम डायरेक्शन में। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये देखिएगा, हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट का एक कॉलम बना रखा है और नीचे हमने डिमांड एंड सप्लाई रख रखी है। ऑफ किसकी? हमेशा ध्यान रखिए, हम यहाँ बैठे हैं इंडिया में, तो हमें डिमांड रुपीज़ की नहीं करनी। रुपीज़ तो हमारे पास बहुत रहे, हमें किसकी डिमांड करनी है या सप्लाई करनी है? हमें डिमांड या सप्लाई में हमारा इंटरेस्ट है अभी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की। तो मान लीजिए मैं डिमांड और सप्लाई यहाँ पर ले रहा हूँ डॉलर्स की और यहाँ चल रही है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? $1 के बदले
कितने रुपीज़ मुझे पे करने पड़ेंगे। तो देखिएगा ये मेरा डिमांड कर्व, अभी मैंने आपको बताया था जैसे जैसे एक्सचेंज रेट अप डाउन होती है तो अप होने के साथ डिमांड फॉल करेगी, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। और जब प्राइस या एक्सचेंज रेट, यहाँ पर प्राइस को हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज रेट बोलेंगे। एक्सचेंज रेट जब अप होगी तो सप्लाई भी हाई होगी, किसकी, यूएस डॉलर्स की। देख लीजिएगा यहाँ सब कुछ जो चल रहा है वो किसका चल रहा है, यूएस डॉलर्स का चल रहा है। तो देखिए ये डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ ये जो इस जगह जो वैल्यू आ रही है रुपीज़ में, $1 इक्वल, यहाँ पर जो भी हमारी रुपीज़ की वैल्यू आएगी, स्केल पे वैल्यू आएगी, वो हमारी एक्सचेंज रेट सेट आउट हो जाएगी। शॉर्ट में बेटा इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अभी अगर मैं डिटेल में ले जाता हूँ तो अननेसेसरी आपका टाइम किल हो जाएगा और ये एग्ज़ाम में भी नहीं आने वाला है क्योंकि इस साल ये सेक्शन हटा दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। सो थोड़ा सा इसको देखिएगा, इतने से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं।